हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी लैंग्वेज एंड हिंदी ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली आपको आने वाले एग्ज़ाम HPUB एंट्रेंस 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस और टॉपिक जो हैं वो काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात डिस्कस करते हैं वर्णमाला के बारे में। तो वर्णमाला जो है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा की वर्णमाला स्वर और व्यंजन के मिलने से बनती है, ये आपको पता है। स्वर के 11 और व्यंजन के 33 वर्ण मिलकर वर्णमाला को बनाते हैं। इस प्रकार वर्णमाला में वर्णों की जो संख्या है वो 44 है, ये आपने याद रखना है। लेकिन यदि ण, ड़ और अंग और अ को वर्णमाला में जोड़ दें तो वर्णों की जो संख्या है वो 48 हो जाती है। तो ये आपने याद रखना है। वर्णमाला जो है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी भाषा की जो वर्णमाला है वो स्वर और व्यंजन के मिलने से बनती है। उसके बाद बात करते हैं वर्णों के भेद के बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हिंदी वर्णमाला के दो प्रमुख भेद हैं। कौन कौन से? स्वर हो गया और व्यंजन हो गया। अब बात करते हैं, इनको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो बात करते हैं स्वर के बारे में। तो स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी सहायता के किया जाता है उन्हें स्वर कहा जाता है। स्वर को बोलते समय वायु बिना रुकावट के मुख से बाहर आती है। हिंदी में स्वर जो हैं वो कितने हैं? वो 11 स्वर हैं। कौन सी है? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, ये जो है वो आपके 11 स्वर है हिंदी भाषा में, ये आपको पता होगा। तो जिन वर्णों का उच्चारण जो है वो बिना किसी सहायता के किया जाता है उन्हें स्वर कहा जाता है। नेक्स्ट जो है वो आपका स्वर के जो भेद हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्वर के कितने भी भेद हैं? 3 भेद हैं। अब ये 3 भेद कौन कौन से हैं, इनको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ह्रस्व स्वर के बारे में। तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण सबसे कम समय में किया जाता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ये 4 हैं। कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री जो है, ये आपके 4 जो हैं वो आपके ह्रस्व स्वर हैं। यहाँ से 101% जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ह्रस्व स्वर है, कौन सा दीर्घ स्वर है, कौन सा प्लुत स्वर है। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो ह्रस्व स्वर कौन से हैं? ऐसे स्वर जिनका उच्चारण जो है वो सबसे कम समय में किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम दीर्घ स्वर के बारे में। दीर्घ स्वर ऐसे स्वर जिनका उच्चारण ह्रस्व स्वरों से दुगने समय में किया जाता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। ये 7 हैं। कौन कौन से हैं ये? आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये जो है वो आपके 7 जो है वो आपके दीर्घ स्वर हैं। ये आपने नोट डाउन कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं प्लुत स्वर के बारे में। तो प्लुत स्वर कौन से होते हैं? ऐसे स्वर जिनका उच्चारण ह्रस्व स्वरों से तिगुने समय में किया जाता है, उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। इन्हें लिखते समय उसी स्वर के आगे 3 का चिन्ह लिखा जाता है, जिसका अर्थ है 3 गुना समेत, जैसे ओम, हे राम आदि। तो व्यंजन, अब बात करते हैं व्यंजन के बारे में। ये तो हमने ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं व्यंजन के बारे में। तो व्यंजन कौन होते हैं? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। जैसे क प्लस अ बन गया आपका, क बन गया, ट प्लस ट बन गया, ये आदि तो व्यंजन है। तो व्यंजन कौन होते हैं? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। उसी तरह व्यंजनों को बोलते समय वायु मुंह में रुककर बाहर आती है, ये आपने याद रखना है। जब व्यंजनों को हम बोलते हैं तो उस समय वायु जो है वो मुंह में रुककर बाहर आती है। उसके बाद बात करते हैं व्यंजनों के जो भेद हैं, काइंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स। तो व्यंजनों के भेद के बारे में बात करते हैं। व्यंजन के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। अब ये 3 भेद कौन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन हो गया, अंतस्थ व्यंजन हो गया और ऊष्म व्यंजन हो गया। तो इस व्यंजनों के कुल कितने भेद हैं? 3 भेद है। इनको हम थोड़ा अब इनकी परिभाषा, डेफिनेशन के देख लेते हैं और को थोड़ा डिटेल में, डेप्थ में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पर्श व्यंजन के बारे में। तो वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुख का कोई भाग
मुख के किसी दूसरे भाग को स्पर्श करता है उसे स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इनके वर्ग जो है वो निम्नलिखित हैं। अब इनको हम यहाँ से जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे क्वर्ग, क्वर्ग जो है वो आपका उच्चारण स्थान जो है वो कंठ है। क ख ग घ न, इनका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है। च्वर्ग में च छ ज झ न जो है वो आपके तालु है इसका उच्चारण स्थान। त्वर्ग में ट ठ ड ढ न हो गया आपका मूर्धा इसका उच्चारण स्थान है। त्वर्ग में त थ द ध न, ये इनका जो उच्चारण स्थान है वो दांत है। जबकि अपवर्ग में प फ व भ म में उच्चारण स्थान जो है वो आपका ओष्ठ है। तो ये आपने याद रखना है। ये तो आपका स्पर्श व्यंजन के बारे में हमने बात कर ली। उसके बाद बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन के बारे में। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ का मुंह के किसी भी अंग से पूरी तरह से स्पर्श नहीं होता है। इनकी स्थिति स्वर और व्यंजन के बीच की होती है, इसलिए इसलिए इसे इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। जैसे य र ल। तो ये तो आपने बात कर ली। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ का मुंह के किसी भी भाग से पूरी तरह स्पर्श नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऊष्म व्यंजन के बारे में। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? ऊष्म का जो अर्थ होता है वो आपका होता है गर्म। तो इन व्यंजनों को बोलने से मुख में गर्म वायु निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। जैसे श, श, स, ह, ये आपके ऊष्म व्यंजन हैं। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करने से क्या हेल्प बेनिफिट मिलते हैं, तो आपने याद रखना है कि इनको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, डेप्थ में डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि अगर क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो आपका एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करने से। और हमने प्रीवियस एग्ज़ाम में भी देखा है कि स्वर और व्यंजन से तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है, प्लुत स्वर है, तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं। तो दो वर्णों के संयोग से दो वर्णों के संयोग से बने वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। और संयुक्त व्यंजन जो है वो आपके 4 हैं। कितने हैं? संयुक्त व्यंजन जो है वो कितने हैं? वो 4 हैं। अब ये 4 कौन-कौन से हैं? जैसे क्ष हो गया, क्ष क प्लस स हो गया, क्षमा, कक्षा, ठीक है। उसी तरह दूसरा जो है आपका ज्ञ प्लस ण हो गया, आपका यज्ञ हो गया, विज्ञान हो गया। त त्र जो है त प्लस र हो गया, छात्र, मित्र। श्र जो है वो आपका श प्लस र है, जैसे श्रम, आश्रम। तो ये जो है वो आपके संयुक्त व्यंजन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपने स्टार लगा लेना है। आप प्रीवियस एग्जाम भी देखोगे, प्रीवियस एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। आयोग वाह क्या होते हैं? तो ये जो टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अयोग वाह कौन से होते हैं? जो वर्ण ना तो स्वर हैं और ना तो व्यंजन है, उन्हें अयोग वाह कहा जाता है। जैसे अंग हो गया, ये अनुनासिक है, ये अनुस्वार है। और अंग जो है वो आपका विसर्ग है। तो अयोग वाह जो है वो कौन से होते हैं? जो वर्ण ना तो स्वर होते हैं ना तो व्यंजन होते हैं, उन्हें अयोग वाह कहा जाता है। अब बात करते हैं अनुस्वार के बारे में। अनुस्वार जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अंग को अनुस्वार कहते हैं। तो ये आपने अंग जो है उसे अनुस्वार कहते हैं। ये वर्ण ऊपर बिंदु रूप में लगता है। जब किसी वर्ण को बोलते समय वायु जो है वो केवल नाक से बाहर आती है, तो उस वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगाया जाता है। जैसे अंक, चंदन, वंदर, कंबल, गंगा, चंचल आदि। तो अनुस्वर क्या होते हैं? अंग को अनुस्वर कहा जाता है और ये वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में लगता है। अब बात करते हैं अनुनासिक के बारे में। जब किसी वर्ण को बोलते समय वायु नाक और मुंह से एक साथ बाहर निकलती है, तो उस वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, उन्हें इसे अनुनासिक कहा जाता है। जैसे सांस, चांद, कांपना, आंधी, आँख, दाँत, मुँह, ऊँट, कुआँ आदि जो है वो आपके अनुनासिक होते हैं। ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं विसर्ग के बारे में। जब किसी वर्ण के अंत में ह जैसी ध्वनि आती है, तो उसके अंत में विसर्ग लगाते हैं। जैसे प्रातः, पुनः, प्राय, अंत। तो ये आपने याद रखना है विसर्ग क्या है। जब किसी वर्ण के अंत में ह जैसी ध्वनि आती है तो अंत में विसर्ग लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शब्द के बारे में हम बात करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो है वो 4 प्रकार के होते हैं।
इनको हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है, डिटेल में डिस्कस किया है। अब जो है आपका वो रिवीजन का टाइम है, तो इनको एक बार फिर हम रिवाइज कर लेते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। अब ये 4 प्रकार कौन-कौन से हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं तत्सम शब्द के बारे में, जो संस्कृत वर्ड्स यूज्ड इन हिंदी। इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तत्भव शब्द कौन से होते हैं? संस्कृत वेस्ट वर्ड्स चेंज टू हिंदी। देशी या देश से शब्द होते हैं, लोकली ओरिजिनेटेड वर्ड्स होते हैं, विदेशी होते हैं, फॉरेनर वर्ड्स यूज्ड इन हिंदी। तो हम इनको हम थोड़ा एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तत्सम शब्द कौन से होते हैं। तो वे शब्द जो संस्कृत भाषा से कि बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ गए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे नमन, आकाश, वायु, सूर्य प्रकाश, अग्नि, शोभा, योग्य, पुरस्कार आदि। तो तत्सम शब्द कौन से शब्द होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ गए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। उसके बाद तत्भव शब्द के बारे में बात करते हैं। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से परिवर्तन के साथ हिंदी में आए हैं, तत्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे कर्म से काम, रात से रात्रि, खेत से क्षेत्र, सूरज से सूर्य और आग से अग्नि। तो तत्भव शब्द कौन से शब्द हैं? जो शब्द संस्कृत भाषा से परिवर्तन के साथ हिंदी में आए हैं, वे शब्द तत्भव शब्द कहलाते हैं। जबकि तत्सम शब्द में क्या होता था? वे शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ गए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं देशीय शब्द के बारे में। वे शब्द जो क्षेत्रीय स्थानीय प्रभाव के कारण प्रचलन से हिंदी में आ गए हैं, उन्हें देशीय शब्द कहा जाता है। जैसे पगड़ी, खटपट, थैला, खूंखार, चटर-पटर, हलवाई, फावड़ा, खुरपा आदि। तो देशीय शब्द ये आपने याद रखना है। वे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण प्रचलन से हिंदी में आ गए हैं, उन्हें देशीय शब्द कहा जाता है। उसी तरह विदेशी शब्द कौन से होते हैं? विदेशी शब्द को आगत शब्द भी कहा जाता है। विदेशियों के संपर्क से हिंदी में आए वे शब्द जो प्रचलन के कारण प्रयोग में आने लगे, आगत शब्द कहलाते हैं। तो आपने याद रखना है, विदेशी शब्द को आगत शब्द भी कहा जाता है। इस एग्ज़ाम में अगर आपको ऐसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन-सा आगत शब्द है? तो विदेशी और आगत शब्द जो हैं, वो दोनों सेम है। तो विदेशी शब्द जो हैं उसके जैसे एग्ज़ाम्पल हैं कमीज़, बटन, स्कूल आदि। आगत शब्दों की उनकी जाति के आधार पर इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे अंग्रेजी शब्द हो गया कॉलेज, मार्केट, पेन, स्टेशन, रेडियो, पेंसिल आदि। ये तो आपके अंग्रेजी शब्द है। फ़ारसी शब्द कौन-कौन से हैं? दरबार, दुकान, चश्मा, अनार, बीमार, आमदनी, कद, आवाज़, कबूतर, खरगोश, गवाह, गुलाब, ज़हर, दरवाज़ा, नमक, सब्ज़ी, मलाई। ये जो शब्द हैं वो आपके फ़ारसी शब्द हैं। तुर्की शब्द कौन-कौन से हैं? कैंची, बारूद, तोप, चाकू आदि ये तुर्की शब्द हैं। फ्रांसीसी शब्द कौन से हैं? कार्टून, पुलिस, कर्फ्यू आदि जो हैं वो आपके फ्रांसीसी शब्द हैं। अरबी शब्द कौन से हैं? औलाद, अमीर, कानून, औरत, रिश्वत, अक्ल, अखबार, अमीर, आदमी, किताब, कीमत, कुर्सी, खबर, तकदीर, जलसा, नशा, फ़कीर, वकील, हिसाब। तो ये जो है वो आपके कुछ इम्पोर्टेंट अरबी शब्द हैं। तो ये हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं क्रिया के बारे में, वर्ब के बारे में। तो क्रिया क्या होती है? तो जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। तो जिस शब्द से किसी काम का करना या होना जो है वो पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि रीमा जो है वो कंप्यूटर चलाती है, विकास स्कूल जाता है, बच्चे खेलते हैं। तो ये सब क्या है? क्रिया के एग्जाम्पल है। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में चलाती है, जाता है, खेलते हैं शब्द काम का बोध करा रहे हैं, अर्थात इनमें से किसी कार्य के करने अथवा होने का पता चल रहा है। तो ये जो तीनों जो है वो चलाती है, जाता है, खेलते हैं, ये क्या है? ये क्रिया है। तो ये आपने याद रखना है। इसकी हम डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। क्रिया जो होती है जिन शब्दों से किसी काम के करने अथवा होने का बोध हो उसे क्रिया कहा जाता है। क्रिया जैसे क्रिया का जो मूल रूप है वो धातु कहलाता है। जैसे लिख, हंस, खा, गा, पढ़, जो, नहा, पी, चल आदि। तो क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे धातु कहा जाता है, रूट कहा जाता है। उसी तरह इन्हीं धातु रूप से क्रिया के अनेक रूप बनते हैं। जैसे लिख, लिखना, लिखता, लिखया, लिखेगा आदि। कुछ धातुओं के से बने क्रिया के जो रूप से नीचे दिए गए हैं। जैसे निकल, निकलना, निकलता, निकलेगा, निकला। तो ये जो है आपके कुछ
धातुओं से बने क्रिया के जो रूप हैं ये कुछ इम्पोर्टेंट है, ये आपने याद करना है। जैसे तोड़ से तोड़ना, तोड़ेगा, तोड़ा। तो ये जो कुछ इम्पोर्टेंट धातुओं से बने क्रिया के रूप हैं जो ये दिए हैं, जैसे पकड़ से पकड़ना, पकड़ता, पकड़ेगा, पकड़ा आदि। उसके बाद हम बात करते हैं क्रिया के भेद के बारे में, टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में। तो क्रिया के कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सकर्मक क्रिया होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी, अकर्मक क्रिया होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। अब इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सकर्मक क्रिया में क्या बोला गया है? जिन क्रियाओं का कर्म होता है, तो ये आपने याद रखना है। 101% जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। जिन क्रियाओं का कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं, कर्म के साथ आने वाली। तो जिन क्रियाओं का कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे जतिन खाना खाता है, छात्र पुस्तक पढ़ता है, रोहन फल बेचता है। ऊपर यह इस वाक्यों में एक खाना खाना, पुस्तक पढ़ना, फल बेचना क्रिया का कर्म है। अतः खाना पढ़ना और बेचना सकर्मक क्रियाएं हैं। तो सकर्मक क्रियाएं कौन सी होती हैं? जिन क्रियाओं का कर्म होता है। सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करते हैं? सकर्मक क्रिया की पहचान जो है वो आपके करने के लिए क्रिया के साथ क्या और किसे लगाकर प्रश्न किया जाना चाहिए। जैसे जतिन क्या खाता है, छात्र क्या पढ़ता है, तो रोहन क्या बेचता है। तो ये आपने याद रखना है कि आपने सकर्मक क्रिया की पहचान करनी है। तो आपने कैसे करनी है? सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्रिया के साथ क्या या किसे लगाकर प्रश्न किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं अकर्मक क्रिया के बारे में। तो जिन क्रियापदों में कर्म नहीं होता है, जिन क्रियापदों में कर्म नहीं होता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहा जाता है। इन क्रियाओं वाले वाक्यों में कर्म नहीं होता है। जैसे चौकीदार खड़ा है, घोड़ा दौड़ रहा है, बच्चा रो रहा है। इन उदाहरणों में क्रिया का फल सीधा कर्ता अर्थात कार्य करने वाले पर पड़ रहा है, इसलिए इन वाक्यों में अकर्मक क्रियाएं हैं। अकर्मक क्रियाएं कर्म नहीं रखती हैं। यदि क्रिया के साथ क्या किसको लगाने से कोई उत्तर ना मिले तो ये अकर्मक क्रिया होती है। जैसे एग्जाम्पल है इसके, घोड़ा दौड़ता है, क्या दौड़ता है? कोई उत्तर नहीं है, ठीक है। बच्चा रो रहा है, क्यों रो रहा है? कोई उत्तर नहीं है। चौकीदार खड़ा है, क्या क्या खड़ा है? कोई उत्तर नहीं है। तो ये जो है वो आपके अकर्मक क्रिया की कुछ एग्जाम्पल हैं। कर्मक क्रियाएं कौन सी होती हैं? जिन क्रिया पदों में कर्म नहीं होता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहा जाता है। जबकि इस कर्मक क्रिया में क्या होता था? जिन क्रियाओं का कर्म होता था उन्हें सकर्मक क्रिया कहते थे। जैसे अब कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बोला गया था निम्न विकल्पों में से रिक्त स्थान भरिए। ये PYQ इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2017 के एग्जाम में पूछे गए थे ये क्वेश्चन। तो निम्न विकल्पों में से रिक्त स्थान चुनना है। मन के हारे हार है और मन के जीते डैश। तो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से प्राज्य शब्द का जो सही उपसर्ग है उसे आपने चुनना है। तो प्रा जो है वो आपका प्राज्य शब्द का सही उपसर्ग है। तो ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उड़ती चिड़िया पहचानना जो मुहावरा है उसका अर्थ क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उड़ती चिड़िया पहचानना जो मुहावरा है उसका अर्थ है भेद की बात जानना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोलेगा कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प चुनना है। वर्षा होगी तो फसल डैश होगी। तो आपने क्या करना है? रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प चुनना है। तो वर्षा होगी तो फसल क्या होगी? फसल अच्छी होगी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध शब्द है वो कौन सा है? तो ये ज्ञानी जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। अगले प्रश्न में चलते हैं। वंद्र क्या जाने अदरक का स्वाद कहावत का जो अर्थ है वो क्या है? तो वंद्र क्या जाने अदरक का स्वाद जो है उसका जो अर्थ है वो आपका मूर्ख व्यक्ति गुणों का आदर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने HP GK के
सॉरी HPGK के नहीं, आज हमने हिंदी लैंग्वेज एंड हिंदी ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए, जो मेनली आपको आगामी HPU B.Ed एंट्रेंस 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस और टॉपिक जो हैं होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप HPU B.Ed एंट्रेंस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको HPU B.Ed एंट्रेंस के रिलेटेड 90+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको वहां देखने को मिलेंगी। नेशनल कमीशन एंड कमेटीज ऑन एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, HPGK, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको वहां देखने को मिलेंगी। करंट अफेयर के लिए मैंने वीडियो बना दी है HPU B.Ed एंट्रेंस के लिए। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो उस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।